as well as they share their ideas, their problems, and their individual solutions time to time. So it is very much needed. A profession should have be as an association to take care about the latest developments, even the problems of the individual professionals in that particular profession. इसके अलावा कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे हम लाइब्रेरी साइंस में बात कर रहे थे कोऑपरेशन की उसकी, ठीक यहाँ पर भी आपस में प्रोफेशनल्स में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और कोऑपरेशन होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने न्यू डेवलपमेंट्स सब शेयर कर पाएंगे। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी पॉइंट है वो है सोशल नेसेसिटी। जैसे हम कह रहे थे सोशल रिकॉग्निशन, समाज में उसकी आवश्यकता भी होनी चाहिए। डॉक्टर्स की बहुत बड़ी ज़रूरत है, मेडिकल साइंस की तो ज़्यादा ज़रूरत है आपको बीमारियों से इलाज कराने के लिए, और इसके अलावा अपने मेडिकल हेल्थ के लिए आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत है, आपको लीगल हेल्प के लिए एडवोकेट्स की ज़रूरत है, लॉ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। इसके और स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, बातचीत करने का ढंग। आप देखते होंगे डॉक्टर जो दवाइयाँ लिखती हैं एक छोटा सा सिंबल लिखते हैं, जिस भी टैबलेट लिखते हैं वो लिखते हैं, तो इनकी एक स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजी है जिसमें वो उस चीज़ को समझते हैं, बात करते हैं और उसको प्रयोग में लाते हैं। विदाउट द टर्मिनोलॉजी पर्टिकुलर उसका उस प्रोफेशन में क्या मीनिंग है वो भी बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड टर्म्स उसमें यूज़ होने चाहिए, या ये उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। ऑटोनॉमी फॉर द प्रोफेशन, और उनके पास अपनी एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए जिसके बेसिस पे वो उसमें आगे बढ़ सके। और अथॉरिटी फॉर प्रोफेशनल्स, उनके अपने लिए भी अथॉरिटी होनी चाहिए और उसके ऊपर एक कंट्रोल वाली अथॉरिटी भी होनी चाहिए जो टाइम टू टाइम उनको अपडेशन देगी और उनमें एक कार्य करने की उनको पावर राइट होना चाहिए। तो ये किसी भी प्रोफेशन के हमने मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की। अब हम कंपेयर करके देखेंगे कि क्या हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एक प्रोफेशन की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम जो है जानते हैं वो उसमें कवर होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। क्या कमियां हैं, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें, क्योंकि एक प्रोफेशन के डेवलपमेंट में, एक प्रोफेशन के स्थापित होने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, वो सभी चीज़ें हमें अपने डिसिप्लिन में देखनी है। और वो हम कैसे देख पाएंगे, जब हम दूसरे प्रोफेशन से अपने प्रोफेशन को कंपेयर करेंगे। तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशन है या नहीं है उस पर बात करेंगे। जैसे हम वहाँ बात कर रहे थे स्किल्स और सिस्टमेटिक थ्योरी बेस्ड, तो डेफिनेटली हमारा जो प्रोफेशन है उसमें सिस्टमेटिक थ्योरी बेस्ड है। अगर हम देखें कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन उनकी एक थ्योरी है, डायनामिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो हम उस पॉइंट पे हमारा वो करेक्टरिस्टिक्स फुलफिल करते हैं। एक्सटेंसिव एजुकेशन इन द सिस्टमेटिक थ्योरी, बिल्कुल। देखो आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कर रहे हो तो सिस्टमेटिक थ्योरी के बेस पे एक एजुकेशन पर्टिकुलरली लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल्स के लिए इन नॉट इवन इन इंडिया, इन मैनी कंट्रीज, और ये जो है प्रोवाइड की जाती है। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड वेरियस वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, इसके अलावा एमफिल, पीएचडी, तो बहुत तरह के सिस्टमेटिक थ्योरी बेस्ड हम एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। राइट टू प्रैक्टिस, यहाँ पे हम हमारे जो प्रोफेशन में राइट टू प्रैक्टिस उस तरह से नहीं है जिस तरह से मेडिकल प्रोफेशनल्स या लॉ के लोग हैं, उस तरह से हम प्रैक्टिस नहीं करते ना कि हमने कोर्स कर लिया और कोर्स करके हम जो है मार्केट में चले गए और जो है हम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारा प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई आएगा। धीरे धीरे इस तरफ जा रहे हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं काम कर रही है, इसमें टाइम लगेगा कि जो जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिनको डेटा चाहिए, जिनको बिब्लियोग्राफी चाहिए, जिनको और चीज़ें चाहिए, तो वो डेटा को कंपाइल करके दें। इस तरह की एजेंसीज हैं, लेकिन नॉट पर्टिकुलरली फॉर द प्रोफेशनल ऑफ LIS। ऐसा कुछ नहीं है कि वो
कोई रजिस्टर्ड बॉडी है और वो उनको कह दे और वो उसको ऑथेंटिसिटी हो या अथॉरिटी हो या ऑटोनॉमी हो, ऐसा नहीं है। कंस्टेंटली अपडेटिंग टू प्रोवाइड बेटर सर्विस। तो बेटर सर्विसेज के लिए हम अपडेशन की बात तो है, जैसे कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप्स या नई नई ऑटोमेशन आया, डिजिटाइजेशन आया, न्यू टेक्निक्स आई, तो वो हम अपने कोर्सेज में पढ़ाते हैं और जो लोग लाइब्रेरीज में वर्किंग है वो अपने आप को अपडेट भी करते हैं। हमारी एसोसिएशन भी है। एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स था ना कि किसी भी प्रोफेशन में एसोसिएशन होनी चाहिए फॉर शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड डिस्कशन, तो वो भी है। कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन भी है हमारे यहाँ, नेटवर्किंग के थ्रू हो या इंडिविजुअल ह्यूमन नेटवर्क हो, वो भी है। स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजी भी है हमारे यहाँ, हम हर चीज़ के लिए अलग प्रयोग करते हैं, सामान्य लोग उसके बारे में नहीं जानते, तो हमारी डिस्कशन की, हमारी पढ़ने की, हमारी लिखने की, हमारी बिब्लियोग्राफी तैयार करने की, हर तरह की हमारी टर्मिनोलॉजी है। कोड ऑफ एथिक्स भी है, इनको पॉइंट वाइज हम देखेंगे। कम्युनिटी सैंक्शन इज ऑल्सो अंडर क्वेश्चन, कम्युनिटी हमें मान्यता देती है कि प्रोफेशन की तरह कि नहीं। जहां तक हम पढ़ाई की बात कर रहे थे, मॉडल करिकुलम है हमारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने मॉडल करिकुलम दिया हुआ है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का। 80s में भी दिया था, 2004 में भी दिया था, और अभी भी यूजीसी कॉमन जो फॉर फ्रेमवर्क आया है उसमें भी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का मॉडल करिकुलम है। ठीक है ना। और जो हम उसकी बात कर रहे थे स्टाफ के लिए और कोर्सेज के लिए, तो आप देखोगे कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज वगैरह वगैरह, जैसे इग्नू कोर्सेज कराती है, वो कराती है, सारी फैसिलिटी है हमारे प्रोफेशन में। एक ही एग्जांपल है उसका, है ना। तो जो डिफरेंट जो सोर्सेज है, सर्विसेज है, हम फ्री भी दे रहे हैं और अवेलेबल भी हैं हर तरह की लाइब्रेरीज में। हमारी एसोसिएशंस भी हैं, जैसे इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इसी तरह नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे बहुत सारी एसोसिएशंस हैं जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के तहत जितनी भी सेवाएं हैं उनका आदान प्रदान, उनके बारे में डेवलपमेंट, उनका डिस्कशन, एक दूसरे के साथ शेयरिंग, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस वगैरह वगैरह के लिए, इवन द इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप इन गवर्नमेंट और इन सेमी गवर्नमेंट, तो उनके लिए भी जो है फाइट करते हैं। ऐसे ही एक एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज करके है एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ये भी है। और अगर हम ये देखो, ग्लॉसरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है ये, जैसे हम टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे तो हमारी ग्लॉसरी है, इग्नू ने भी एक ग्लॉसरी निकाली हुई है, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। इफ्ला है, इंटरनेशनल फेडरेशन, इसने कोड ऑफ एथिक्स फॉर लाइब्रेरियंस एंड अदर इंफॉर्मेशन वर्कर्स दिए हैं। वो कोड ऑफ एथिक्स में आप देखेंगे ये 7 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, यू कैन गो थ्रू इट, कि एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइवेसी, ओपन एक्सेस, न्यूट्रल होना चाहिए, सबके लिए बराबर हो, से आपस में रिलेशनशिप ठीक रहे, फर्दर एरियाज ऑफ रिसर्च, तो इस तरह से कोड ऑफ एथिक्स दिए। हमारे यहाँ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने 1989 में कोड ऑफ एथिक्स दिया था। तो जहाँ तक बात है कि जैसे मेडिकल काउंसिल या बार काउंसिल है, उस तरह की कोई अप्रूवल बॉडी हमारे यहाँ नहीं है। कोर्सेज के अप्रूवल हैं यूजीसी से, लेकिन जैसे प्रोफेशन में एक रजिस्ट्रेशन दे करके उसका एक पर्टिकुलर नंबर दे के वो प्रैक्टिस करें, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। एल्ट्रिस्टिक फिलोसफी पे हम पूरी तरह उतरते हैं, हम बिना फीस के हम फ्रीली सेवाएं देते हैं। वहाँ पर फी बेस्ड, आप डॉक्टर पे जाओगे डॉक्टर अपनी फीस लेगा, वकील पे जाओगे वकील अपनी फीस लेगा, लाइब्रेरियन फीस नहीं लेगा। उसका कोई अलग ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि वो मार्केट में अपना एक कोई रिसोर्स सेंटर खोल के आपको सर्विस प्रोवाइड करे और उसको रिकॉग्निशन हो, इस तरह का नहीं है। हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स इन सर्विस, इसमें क्या है कि जब हमारी सर्विसेज फी बेस्ड नहीं है, हमारी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सर्विसेज हैं, तो वहाँ पर भी हम सर्विसेज के स्टैंडर्ड का ध्यान तो देते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हम लाते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस,
ये तो हर प्रोफेशन में रहेगी, ये डिपेंड करता है, आप उनको फैसिलिटी भी दे दो, आप लाइब्रेरी भी दे दो, लाइब्रेरियन बिठा दो, उनको सैलरीज दे दो, उनको सारी टर्म्स कंडीशंस दे दो, लेकिन अगर अंतरात्मा से कोई काम नहीं करेगा तो उसके लिए प्रोविजन तो है, लेकिन ये तो अपने मन से करना पड़ेगा जिस भी प्रोफेशन में आप हैं। जहाँ तक हमारे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के चेंजिंग रोल्स की बात है, तो हमारा जो रोल है वो स्कॉलरली भी है और ऑक्यूपेशनल भी है। जो हमने 3 पार्ट डिस्कस किए थे, ऑक्यूपेशन, वोकेशनल और प्रोफेशनल। अगर हम उस पे देखें तो हमारे यहाँ स्कॉलरली कंटेंट्स भी आते हैं, कोर्सेज भी रन होते हैं और उसमें अपडेशन भी आता है, और हमारे यहाँ प्रैक्टिकस बेस्ड स्किल्स की रिक्वायरमेंट भी है। अनलेस एंड अनटिल यू कवर और यू have done anything through the library professional requirement like bachelor degree, master degree, और उसके प्रैक्टिस आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के पेपर्स भी हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे उसमें रोल में हम, इसलिए हमारा रोल चेंजिंग ये है कि डे बाय डे जहाँ जो आवश्यकता है उसके अनुसार इन 3 एस्पेक्ट्स पे हमें उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत भी है और बदलते भी हैं। प्रोफेशनल फिलोसफी एंड थ्योरी एट द बेस ऑफ स्किल्स, तो हमारे यहाँ तो फिलोसफी है, क्लासिफिकेशन हो, कैटलॉगिंग हो, अदर सर्विस एस्पेक्ट्स हो, हमारे वो भी फिलोसफिकल पार्ट ही हैं, जो हमारे लॉज हैं, है ना, तो वो सब चीज़ें हमारे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में है। अगर हम अपने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के नॉमेनक्लेचर की बात करें कि इनको किस किस नाम से जाना जाता है, तो लाइब्रेरी साइंस है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, लाइब्रेरियनशिप है, बहुत सारी कंट्रीज में लाइब्रेरियनशिप के नाम से जानते हैं, लाइब्रेरी स्टडीज है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, और हमारे रिलेटेड फील्ड भी है, म्यूजियम स्टडीज, क्योंकि जैसे हम आर्काइव्स हैं और म्यूजियम्स हैं, ठीक उसी तरह हम भी पुराने डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन को संजो के रखते हैं। तो लाइक दैट दे आर हैविंग द म्यूजियम में अलग तरह की चीज़ें हो सकती है, उनका जो कहना चाहिए कंटेंट वो अलग हो सकता है, लेकिन दे आर रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ऐसे ही आर्काइव्स है। जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो बदलाव है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पहले सिर्फ कस्टोडियन थे, फिर लाइब्रेरियन के रूप में आए, कस्टोडियन जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को बंद करके रखते थे, उनको संभाल के, उनके चौकीदार की तरह। बाद में लाइब्रेरियन बने के तौर पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ताकि वो लेन देन पुस्तकों का, उनको सर्विसेज, उनकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स को समय अनुसार डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर, इंफॉर्मेशन ऑफिसर और डिजिटल लाइब्रेरियन, तो जहाँ जहाँ जैसी जैसी रिक्वायरमेंट बनती जा रही है वैसे वैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता जा रहा है। आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, तो डिजिटल लाइब्रेरियनशिप भी एग्जिस्टेंस में आ रही है। तो जैसे आप देखेंगे कि ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इसमें डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर वगैरह की पोस्ट्स हैं। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी लाइब्रेरी सिस्टम में कई विभागों में डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर की पोस्ट है, JNU में डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर है। और लाइब्रेरी स्टाफ में अगर हम देखें तो 3 तरह का स्टाफ होता है, आपने पढ़ा भी होगा। प्रोफेशनल स्टाफ है, एक सेमी प्रोफेशनल स्टाफ है, एक नॉन प्रोफेशनल स्टाफ है। इनमें क्या डिफरेंस है? जो प्रोफेशनल स्टाफ है वो प्रोफेशनल स्टाफ जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जितने बेसिक्स हैं उनको लाइब्रेरी में उन कार्यों को करने के लिए, चाहे कैटलॉगिंग है, चाहे क्लासिफिकेशन है, चाहे बिब्लियोग्राफर मान लो, इंडेक्सर मान लो, रेफरेंस लाइब्रेरियन, तो ये सारे उन थ्योरी के बेस्ड पे प्रोफेशनल वर्क को करते हैं। सेमी प्रोफेशनल कौन है? सेमी प्रोफेशनल, तो इसमें जो जो प्रोफेशनल है उसमें टीचर भी आ गए, क्लासिफिकेशन स्कीम बनाने वाले भी आ गए, थिसोरस बनाने वाले भी, लिब्रामेट्रिशियन, बिब्लियोमेट्रिशियन, इन्फॉर्मेट्रिशियन, कंटेंट डेवलपर, क्लासिफिकेशनिस्ट जो क्लासिफिकेशन स्कीम डिजाइन करता है, थिसोरस जो थिसोरस को करता है, लिब्रामेट्रिशियन एप्लीकेशन ऑफ डेटा, और ये
जो लिब्रामेट्री का काम करेंगे, बिब्लियोमेट्रिक्स जिसमें बिब्लियोमेट्री की एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेट्रिशियन जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, ये अलग अलग नाम दिए हैं काम जो है एज पर डेवलपमेंट और न्यू रिक्वायरमेंट्स। कंटेंट डेवलपर जो कंटेंट्स को बनाते हैं, आजकल तो वो आ गया ना, जो आईसीटी बेस्ड जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, जो डेटाबेसेस आ रहे हैं, तो उसमें कंटेंट्स को कैसे डेवलप करना है, कैसे मैनेज करना है, वो करने वाले भी हमारे एलआईएस प्रोफेशनल्स हैं। तो ये हमने थोड़ा डिस्कस किया अबाउट द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशन है या नहीं है, या एक प्रोफेशन में किस किस तरह की रिक्वायरमेंट होती हैं, और ये वोकेशन और ऑक्यूपेशन से किस तरह से डिफरेंट है। राइट, आपको कोई इसके बारे में पूछना है तो बताइए, फिर हम नेक्स्ट यूनिट पे बात करेंगे। टुडे इज आवर लास्ट काउंसलिंग सेशन, तो हम जो हमारे बचे हुए यूनिट हैं आज हम उन पे बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट यूनिट करें, अगर आप लोगों को सबको क्लियर है तो फिर मैं नेक्स्ट यूनिट पे आता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई आपको चीज़ समझ नहीं आई हो डिस्कशन में, तो मैं आपको बता देता हूँ। अदरवाइज आई एम गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट एथिकल इश्यूज इन लाइब्रेरियनशिप। जो फिलोसफी के स्टूडेंट हैं या जो नॉर्मल स्टूडेंट भी हैं, उनके लिए भी हम डिस्कशन, फिलोसफी वाले जानते हैं कि एथिक्स क्या होते हैं, तो जो एथिकल इश्यूज हैं उन पे अगर हम बात करें तो पहले आता है कि क्या लाइब्रेरी कलेक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। शुड यूज टू लाइब्रेरी कलेक्शन बी रिस्ट्रिक्टेड, कि उसको बंद रखना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड हो कुछ लोगों के लिए, हो कुछ नहीं हो। क्या जो पर्टिकुलर शुड बुक्स डिस्कसिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट नॉट बी एक्वायर्ड, क्या एक किसी विषय की किताबों को नहीं एक्वायर किया जाए। शुड वी चार्ज फॉर द सर्विस, क्या हम जो लाइब्रेरी में सेवाएं देते हैं उनके लिए कोई फीस या पैसे लें, चार्जेस लें। शुड वी अलाउ फोटोकॉपिंग ऑफ बुक्स, क्या हम फोटोकॉपी को अलाउ करें कि सारी किताबों को फोटोकॉपी करके ले जाएं। शुड सम पीपल बी बार्ड एंट्री इन द लाइब्रेरी, क्या कुछ लोगों को हम एंट्री बैन कर दें कि वो लाइब्रेरी में आए ही ना। और क्या हम कैन वी शेयर डिटेल्स ऑफ आवर यूजर्स, मेरी लाइब्रेरी में 4000 यूजर हैं, क्या मैं उनके डेटा को शेयर कर दूं किसी से। कैन वी शेयर डिटेल्स ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड बाय आवर यूजर्स, हमारे यहाँ कितने, किस यूजर ने, किस स्टूडेंट ने, किस टीचर ने क्या क्या रिसोर्स यूज़ किए हैं, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ रहा है, क्या किताबें लेके जाता है, क्या वो हमें किसी दूसरे को बतानी चाहिए। ये सारी चीज़ें एथिकल इश्यूज में आती है। ठीक है ना, हमें किसी किसी की प्राइवेसी को हिट नहीं करना, हमें किसी की डिटेल नहीं बतानी, हमें किसी ऑथर की किताब को हम फोटोकॉपी करके दे देंगे तो उसके कॉपीराइट का हनन है, वो क्या हमें उसमें फ्री में सेवाएं ना दें, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं एथिकल इश्यूज में। इसके रिलेटेड टर्म्स क्या है, मॉरल, जैसे हम सब जानते हैं मॉरल, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, वो करना चाहिए। एथिक्स, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं करना चाहिए। वैल्यूज, जो जीव मूल्य हैं, मान्यताएं हैं। इथोस एथिक्स का ही एक पार्ट है कि जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, एक पर्टिकुलर ग्रुप में कुछ चीज़ें सही मानी जाती हैं, जबकि किसी दूसरे पर्टिकुलर सामाजिक ग्रुप में वो चीज़ें, उनकी मान्यता नहीं होती, या वो समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता। ये सारे रिलेटेड टर्म है, तो हमें देखना है कि जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का एरिया है उसमें ये चीज़ें कहाँ तक लागू होनी चाहिए, कहाँ तक हमें बचना चाहिए, और इनका क्या रोल है हमारे प्रोफेशन में। तो अगर हम एथिक्स की डेफिनेशन देखें चैम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी से, तो वो कहते हैं साइंस ऑफ मोरालिटी, इट्स ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच कंसर्न विद ह्यूमन कैरेक्टर एंड कंडक्ट, उसके चरित्र और उसके कार्य प्रणाली से संबंधित है। डिटरमाइनिंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग, जैसा मैं कह रहा था कि क्या सही है,
क्या गलत है इसका आकलन करना, उसको निश्चित करना, ये एथिक्स है। क्या सही है, क्या गलत है। मॉरल क्या है, राइट और रॉन्ग कंडक्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो हमने किया, और एक तो क्या होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, और जो हम कर रहे हैं वो क्या गलत किया क्या सही किया, वो मॉरल्स में आएगा सोसाइटी में। तो जो फिलोसफी का स्टूडेंट है वो, उनके यहाँ ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अगर हम इनको आपस में डिस्कस करके देखें, दोनों को कंपेयर, इनका तुलनात्मक अध्ययन करें, तो मॉरल जो है वो एक व्यक्तिगत चीज है, पर्सनल है, एक आदमी ने सही किया या गलत किया। एथिक्स जो है एक ग्रुप में, कल्चर में क्या होना चाहिए, एक ग्रुप की बात है। मॉरल इंडिविजुअल है और इंटरनल है। एथिक्स जो है वो सोशल सिस्टम है और एक एक्सटर्नल पार्ट है। और अबाउट कल्चरल नॉर्म्स है मॉरल, जबकि एथिक्स जो है एक प्रोफेशनल गाइडलाइन है। मेरे ख्याल इन 3 पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा ये सब पॉइंट्स। वो इंडिविजुअल है, वो ग्रुप है, वो पर्सनल है, वो एक पूरा सोशल एस्पेक्ट पे है, और वो एक कल्चरल नॉर्म्स के ऊपर है, और वो जो है प्रोफेशनल गाइडलाइंस है। ठीक है, तो वैल्यूज क्या है, जिसमें एक मोरल डायमेंशन हो, जिसमें एक मान्यता और एक दृष्टिकोण को लिए हुए कोई इंडिविजुअल या ग्रुप कोई भी हो, वो वैल्यू होती है। enduring belief about a code of conduct behavior is socially preferable। जो बिलीव है, मान्यताएं हैं, वो कोड ऑफ कंडक्ट उस पे होता है, और जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, जो सोसाइटी में प्रेफरेबली जिसको मान्यता दी जाती है। ये चीजें जानना इसलिए जरूरी है कि ये सारी चीजें एक ही सर्कल के अंदर हैं। वैल्यू, बिलीव, मॉरल, एथिक्स। बिलीव क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ वैल्यूज है, जो हमारे मूल्य हैं उनको मान लेना, उनकी एक्सेप्टेंस करना, वो हमारा बिलीव बन जाता है, हमारी मान्यताएं बन जाती हैं। कन्विक्शन अबाउट वैल्यूज, उन कन्विक्शन, उनको मान लेना और उनके बारे में समझना, ये हमारे बिलीव्स हैं। इथोस बेसिकली क्या है, जो एथिक्स का पार्ट है, वो आपके चरित्र, कैरेक्टर के बारे में बताते हैं, और जो एक्सटेंशन और एक्सप्रेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स, जो एथिकल नियम है उनका एक्सटेंशन है या उनका एक्सप्रेशन है। और इट कंप्राइजेज वैल्यूज इंक्लूडिंग बिलीव्स एंड डायलमास। जो इथोस है वो उन वैल्यूज को, उन मान्यताओं को समाहित किए हुए है, साथ में डायलमास भी है उसमें। consequences of interaction between personal, professional, organizational and cultural values। ये जो बीच में, इन वैल्यूज के बीच में जो कॉन्सिक्वेंसेस का इंटरेक्शन है, ये इथोस हैं। जो प्रोफेशनल एथिक्स है, जब हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, हम तो प्रोफेशन के लिए इन चीज़ों को समझ रहे हैं, तो वो किन चीज़ों को लिए हुए हैं, उसमें वैल्यूज, बिलीव्स और गोल की एक क्लियर स्टेटमेंट होती है कि ये होगा, ये मान्यताएं रहेंगी, और ये हमारा उद्देश्य है किसी भी प्रोफेशनल एथिक्स में। अगर हम डॉक्टर्स का देखें तो उनके क्या बिलीव्स हैं, क्या गोल्स हैं, उसकी सर्विस प्रोवाइड करना है। अगर डॉक्टर गड़बड़ कर देगा, अगर वो उसके एथिक्स नहीं होंगे, जैसे आर्मी में जाते हैं, पुलिस अफसर होते हैं, लॉ वाले होते हैं, इनसे सबसे पहले जो इनको मान्यता देने वाली बॉडी होती है, या इनको जो पद का वो ग्रहण कराने वाले होते हैं, तो उनको कहते हैं ना कि मैं इसके विधि के स्थापित जो नियम है डॉक्टर्स की लाइन के, वो मानूंगा, वो जानबूझ के किसी को गलत नहीं करेगा। वो सब एथिक्स है, और इसमें स्पेशल एबिलिटी, नॉलेज, वो सब होगा। इश्यूज फॉर रिजॉल्विंग, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये सब चीजें जो कोड्स होंगे, जो एथिक्स के, उनको स्टेटमेंट उनकी लिखी होगी हर प्रोफेशन में। हम जब अपने लाइब्रेरी प्रोफेशन की भी बात करेंगे लेटर पार्ट में, और जो वैल्यू, बिलीव्स और गोल्स हैं, जो हम इन समाहित करके बात कर रहे हैं, इसमें अनइंटरप्टेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन,
और प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन, सिक्योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, न्यूट्रल बिहेवियर, पर्सनल इंटीग्रिटी। अगर हम अपने प्रोफेशन में इन चीज़ों को देखें तो हमें यही करना है, बिना किसी रुकावट के सबको एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सबको फ्रीडम इंटेलेक्चुअल की, और किसी के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको हमें सेव करना है। ऐसा नहीं है जैसे हम फोटोकॉपी की बात कर रहे थे कि एक ऑथर ने किताब लिखी और पूरी फोटोकॉपी करके दे दी, जाओ भाई तुम उसको, और वो पता लगा कि उसके आईपीआर का उल्लंघन हो गया। बिहेवियर हमारा बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए, और पर्सनल इंटीग्रिटी, सबके बराबर एकता रखनी है हमें। स्पेशल एबिलिटी एंड स्किल्स, ये सब सारे प्रोफेशंस में ज़रूरी है, हमें भी ज़रूरी है। हमें इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज की नॉलेज भी रखनी है, हमें अपने यूज़र की नीड्स का भी ध्यान रखना है, और जो हमारे बेसिक वर्क है, एक्वायर, प्रोसेस और डिसेमिनेट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, वो स्किल हमने लेनी है, वो नॉलेज लेनी है, और अपने यूजर्स को टाइम टू टाइम गाइड करना है और उनको प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ये सारी चीज़ें हमारे उसमें आती हैं। जो इश्यूज हैं उसमें रोल, स्टेटस एंड रिलेशनशिप, 3 बेसिक पॉइंट हैं। तो जो रोल है उसमें हमारा क्या रोल होना चाहिए और क्या स्टेटस होना चाहिए और क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए। जैसा हमने सर्विसेज के पार्ट पे हमने बताया कि हमारा रोल न्यूट्रल होगा, और जो हमारे वर्क, हमारी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ एज पर आवर पोजीशन दी गई है वो हमें पूरी तरह से निभानी है, और जो हमारा स्टेटस है उसको संभालते हुए, उसके अनुसार कार्य करते हुए, अपने यूज़र ग्रुप के साथ, अपने कलीग्स के साथ, इसमें सब आते हैं जो रिलेशनशिप है। अपना स्टाफ भी है, लोअर स्टाफ भी है, अपर स्टाफ भी है, जो मिडिल स्टाफ है उसको अपर वाले का भी ध्यान रखना है, लोअर का भी रखना है, यूजर्स का भी रखना है, और अपनी सर्विस कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी है, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो भी है। ये हर प्रोफेशन में इश्यूज होते हैं। तो जो लाइब्रेरी एथिक्स की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो लाइब्रेरी एथिक्स दिए हैं, लाइब्रेरी एसोसिएशन जो यूके की है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने भी अपने एथिक्स दिए हैं, इंटरनेशनल जो फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन इफ्ला है उसने भी दिए हैं, जोकलाई जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया, इंडिया में एक बॉडी, जैसे मैंने इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बताया वो लीडिंग बॉडी है, वो हेड करते हुए इंडिया की जितनी एसोसिएशंस हैं स्टेट लेवल की, सबको मिला के एक जॉइंट काउंसिल बनाई, और इन्होंने 1989 में कोड ऑफ एथिक्स बनाए, जिनको लागू करने के लिए हमें कोई नियम, कानून या पार्लियामेंट का लॉ नहीं ला पाए हमारे यहाँ। तो ये सबके लिए मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस वाली बात है कि हमने इकट्ठे होकर सारी एसोसिएशन ने बात की कि हमें ये करना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर सर्विस कंडीशन को छोड़ के अगर गड़बड़ करेंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। बाकी अगर कंडक्ट्स हैं वो पूरी तरह से इंटरनल है उनके। अब जब लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके वाले की बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि भाई ये किसी प्रोफेशनल को हार्म करने वाले नहीं हो, रेपुटेशन को ख़राब करने वाले नहीं हो, और जो लॉज है सारे मेंबर्स को, कोड्स उनके सब फॉलो करने चाहिए, और जो प्रोफेशन में डेवलपमेंट हो रहे हैं उनसे अपने आप को वो करना है ताकि हम अपनी वो सारी सेवाएं उसके अनुसार दे सकें। प्राइमरी ड्यूटी हमारी यूजर्स के प्रति है, सबको फ्री और इक्वल एक्सेस मिलनी चाहिए, चाहे वो बुक्स हों चाहे ई रिसोर्सेज हों, और शुड नॉट प्रमोट मटेरियल दैट इनकरेज डिस्क्रिमिनेशन, जो किसी समाज, किसी चीज़ को डिस्क्रिमिनेट करे उस मटेरियल को हमें प्रमोट नहीं करना है। इसीलिए जो बैन की हुई किताबें, बैन किया हुआ मटेरियल है उसको नहीं हमें उत्साहित ज़्यादा करना चाहिए, और सारी इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी रखनी चाहिए किसी यूजर का। इन्होंने लाइब्रेरी एसोसिएशन जो यूके है उन्होंने ये नियम दिए। आप सारे देखेंगे लगभग वही होंगे, शब्दों का हेरफेर होगा, किसी एक दो में ऊपर नीचे होंगे,
अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने सर्विस के बेस पे कहा बढ़िया हाईएस्ट सर्विस दो, सबको बराबर सर्विस दो, यूजुअली ऑर्गेनाइज रिसोर्स बेस्ड सर्विसेज, अनबायस्ड दो, किसी में कोई फर्क मत करो, कोर्ट से सर्विसेज अपनी उससे भी दो उनको, सबको इंटेलेक्चुअल फ्रीडम होनी चाहिए, उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखो और उनके आईपीआर का को प्रोटेक्ट करो, सबको बराबर ट्रीट करो, आपका ऊपर नीचे का स्टाफ हो या यूजर हो, और अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा सेवाओं पे ध्यान दो, एक्सीलेंस इन सर्विस रखो, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोफेशनल सर्विस रखो। तो ये सारी सर्विस जो है एएलए कोड बताता है। इफला ने भी 6-7 पॉइंट वही रखे हैं, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सबके लिए एक्सेस हो, जिम्मेदारी हो उनके व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पे, प्राइवेसी और इनको सीक्रेसी रखो, ट्रांसपेरेंसी रखो सेवाओं में, आईपीआर एंड ओए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और ओपन एक्सेस को ध्यान में रखते हुए सबको सेवाएं दो, न्यूट्रल रहो, पर्सनल इंटीग्रिटी रखो, प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए, क्लो और वही सबके साथ अच्छे संबंध रखो, चाहे आपके अथॉरिटी हो, चाहे आपके एम्प्लॉय हो, चाहे आपके कलीग्स हो, सबके साथ अच्छे संबंध रखें। लास्ट में आता है हमारा जोकलाई, ज्वाइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया। तो ये इन्होंने जो ये पॉइंट्स दिए, इन्होंने कहा कि गैदर, ऑर्गेनाइज, प्रोवाइड एंड इंश्योर यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि सेवाओं का उनका कलेक्शन करो और उनको प्रोवाइड करो, देखो कि वो सही से प्रयोग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और डेमोक्रेटिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, वही बात होगी, सबको बराबर familiarize with information resources and provide in anticipation and on demand। ये वही बात होगी, सेवाओं के बारे में सबको जानकारी, अवेयरनेस कराओ, और जो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज जो आपके पास किताबें, इंफॉर्मेशन डेटाबेस है, उसको कोई मांगता है तब भी दो। इन एंटीसिपेशन का मतलब आप पहले से तैयारी करके रखो कि इस सेवा की किसी को ज़रूरत हो सकती है, तो इन एंटीसिपेशन भी भेज सकते हो, जैसे करंट अवेयरनेस सर्विस है। और आप सर्विस ओरिएंटेशन होनी चाहिए आपकी, और इक्विटेबल सर्विस, सबको बराबर सेवाएं मिलनी चाहिए। ये हमारे जोकलाई ने मोटे मोटे पॉइंट्स दिए हैं, और उसमें किसी अनलॉफुल अनएथिकल चीज़ों में नहीं जाना है, सबको समय से सर्विस देनी है, डेवलपमेंट करना है प्रोफेशन का भी, ऊंची सेवाएं देनी है, एग्जाम्पलरी उदाहरण जिनका दिया जा सके, कल्टीवेट द फील्ड, नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी उनको कल्टीवेट करो, और कंट्रीब्यूट टू लिटरेचर, लिटरेचर के लिए लिखो, कॉन्फ्रेंसिस में पेपर लिखो, किताबें लिखो, उनको भी करो, गाइड एंड मोटिवेट यंगस्टर्स, जो नए न्यू एंट्रेंट्स है उनको गाइड करो और उनको मोटिवेट भी करो टुवार्ड्स दी प्रोफेशनल एक्टिविटीज एंड प्रोफेशनल वर्क्स। तो ये हमने कुछ एथिकल इश्यूज पे बात की। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, इफ यू से समथिंग, इफ यू वांट टू नो समथिंग, देन आप बता दीजिए। वन वे ट्रैफिक लग रहा है मुझे आपकी तरफ से, आपको कैसा लग रहा है? आपको कोई कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, या 5-7 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। आप सभी लोग मीटिंग में ही रहें, 5 मिनट के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। तब तक शायद और बच्चे भी आ जाएं, अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स अभी, जैसे कौन था, एक बच्चा आया था वापस चला गया मेरे ख्याल। तो 5-7 मिनट वेट करते हैं। आज तो बिल्कुल ही 5-6 बच्चे आए हैं, एक दो तो आ जा रहे हैं वापस।
आप लोग मीटिंग में हैं भी या बंद करके चले गए? किसी है को सर। अच्छा अच्छा। यस सर। हाँ 5-7 मिनट वेट करते हैं, तब तक देखते हैं कोई और भी आ जाए तो, और अदरवाइज फिर हम ओके सर। अगले पॉइंट डिस्कस करेंगे। तब तक आपकी कोई प्रॉब्लम है, कुछ और डिस्कशन करना है तो आप भी देख लीजिए, ठीक है? तो हम वेट करते हैं 5-10 मिनट, फिर ज्वाइन करता हूँ मैं। मीटिंग में ही रहिए आप लोग।
हेलो। हाँ जी, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट यूनिट। आई थिंक ऑल आर हियर। सब लोग मीटिंग में ही होंगे। मैं फिर दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। अब लाइब्रेरी एसोसिएशन नेक्स्ट यूनिट है। लाइब्रेरी एसोसिएशन जैसे हमने एथिक्स वाले में डिस्कस किया था कि किसी भी प्रोफेशन में लाइब्रेरी एसोसिएशन भी होनी चाहिए। प्रोफेशन में, प्रोफेशनल के रिकॉग्निशन में। तो अगर हम देखें, कुछ एग्जांपल हैं नेशनल लेवल की लाइब्रेरी एसोसिएशन के। जैसे हमने बताया इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एक जो ये लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके वाली है। पहले ये चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स थी, बाद में इसको लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। एक अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑस्ट्रेलियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ये सारे कंट्रीज में नेशनल लेवल की लाइब्रेरी एसोसिएशंस हैं जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के प्रोफेशन को, प्रोफेशनल्स के लिए वेरियस एक्टिविटीज करती हैं और उन एक्टिविटीज के साथ साथ उस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, प्रोफेशनल्स के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। स्पेशल लाइब्रेरीज के एरिया में अगर हम देखें, लाइब्रेरीज के टाइप जैसे हमने पढ़े थे, एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल। तो अगर स्पेशल लाइब्रेरीज में देखें तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन है जो गवर्नमेंट लाइब्रेरीज के लिए है। मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन, लॉ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड एसएलए एक स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है यूएस में, जो थ्रू आउट वर्ल्ड की स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन की लाइब्रेरीज की एक एसोसिएशन है। लाइब्रेरी एसोसिएशन का जहाँ तक सवाल है, उसमें मेंबरशिप होती है। जो भी लाइब्रेरी या प्रोफेशनल उसमें मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो एक फ़ी बेस्ड जो सबका एक स्ट्रक्चर है। अगर हम लोकल स्टेट लेवल की देखें तो दिल्ली में भी एक दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन है। आप लोगों ने सुना भी होगा, आपका इग्नू का सेंटर भी है एक वहाँ पर नारायणा में, वहाँ दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन का ऑफिस है। हरियाणा लाइब्रेरी एसोसिएशन है, बंगाल की भी है, उत्तर प्रदेश की लाइब्रेरी एसोसिएशन है, मद्रास की लाइब्रेरी एसोसिएशन है, महाराष्ट्र की भी है, एक एमपी मध्य प्रदेश की भी है। इस तरह से बहुत सारी लाइब्रेरी एसोसिएशंस थ्रू आउट द वर्ल्ड हैं। अगर हम रीजनल लेवल पे देखें तो एक एशियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है जिसमें एशियन कंट्रीज़ की लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स की एक एसोसिएशन है। इसी तरह बहुत सारे यूरोप में और ये अफ्रीका वगैरह वगैरह में वहाँ पे लोकल लेवल की रीजनल, ताकि कुछ कुछ देशों के लोग मिलके, जैसे ये कॉन्फ्रेंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन लाइब्रेरीज है, तो साउथ ईस्ट एशिया में ये 10 जो कंट्रीज है ये इसके मेंबर हैं। ऐसे ही स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ ईस्टर्न सेंट्रल एंड साउथ अफ्रीकन लाइब्रेरीज की जो एक इंफॉर्मेशन एसोसिएशन है, उसमें 11 मेंबर्स हैं, बोत्सवाना, कीनिया, इस तरह से करके। तो ये जितनी एसोसिएशंस हैं, ये सारी अब जिस भी फील्ड में, जिस भी रीजन में, जिस भी स्टेट में, जिस भी नेशन में है, उनके प्रोफेशनल्स के लिए काम करती है। अगर इनकी डिटेल्स, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर, वो आपके उसमें भी दिया होगा। आप इनकी वेबसाइट्स भी देख सकते हैं। जैसे एस्लिब है, ये इंटरनेशनल एसोसिएशन अगर हम देखें तो एसोसिएशन ये 1925 में बनी थी और पहले इसका नाम था एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स। बाद में ये एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हो गया और सीज्ड एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी इन 2010 और पार्ट ऑफ एमराल्ड। एमराल्ड एक जो पब्लिशर है 2015 से उसका पार्ट बन गई है ये। और एक इफ्ला है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। तो आप इफ्ला का जैसे मैंने एक स्क्रीनशॉट भी दिखाया, तो ये भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कार्रवाई करती है। इन सब लाइब्रेरी एसोसिएशंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डेवलपिंग लाइब्रेरीज एंड लाइब्रेरियनशिप, promoting libraries and librarianship, cooperation, collaboration, sharing of experiences, best practices,
कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये सारे काम करते हैं। एक दूसरे के साथ डिस्कशन करना, एक दूसरे के साथ मीटिंग्स करना, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करना टू प्रमोट, टू डेवलप द प्रोफेशनल्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन। और इनके जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं, उन एफर्ट्स से टाइम टू टाइम डिस्कशन होता है। जैसे अभी आई एम रिलेटेड टू 3 लाइब्रेरी एसोसिएशंस। दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन में मैं एग्जीक्यूटिव रहा। एट प्रेजेंट आई एम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड आई एम लाइफ टाइम एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर ऑफ एशियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो अभी जैसे ईरान में एक कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने इंडिया से 2 रिप्रेजेंटेटिव बुलाए, तो हमारे 2 लोग वहाँ गए। पीछे वियतनाम में एक पूरा इफ्ला ने एक डिस्कशन किया इंटरनेशनल लेवल पे, तो मुझे भी चांस मिला, मैं भी वियतनाम, वहाँ हम डिस्कशन गए, हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इसी तरह पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से, वेस्ट इंडीज से बहुत सारे थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग आते हैं और पर्टिकुलर पॉइंट्स रख के कि आपके रीजन में किस तरह का क्या डेवलपमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चेंजेस है। तो इस तरह से सब एक दूसरे के आइडियाज शेयर करके, कोलैबोरेशन करके एक दूसरे से सीखते हैं कि आपके यहाँ आप कैसे वो करते हो। इनका मुख्य फंक्शन क्या है? लाइब्रेरी एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब है कि हम उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके प्रचार के लिए, उसके इंटरेस्ट को सेव करते हुए हम कार्य करते हैं कि हाँ भाई, तो लाइब्रेरी की एडवोकेसी करना एसोसिएशंस का काम है। और टाइमली जो लेजिस्लेशंस लाना, जैसा हमने एक यूनिट में पढ़ा था कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन टू प्रोवाइड द लाइब्रेरी सर्विसेज इन द रीजन एज अ पार्ट एंड ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिविजुअल आदमी नहीं चला सकता। फिर ये सबकी मिला के नेटवर्किंग करना, नेटवर्किंग, ह्यूमन नेटवर्क, लाइब्रेरी एसोसिएशंस का नेटवर्क, प्रोफेशनल्स का नेटवर्क, और जो दूसरे तरह के नेटवर्क्स भी है वो भी स्थापित करने में एसोसिएशन का रोल रहता है। स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, स्टैंडर्ड्स बनाना, प्रोफेशनल ग्रोथ और सपोर्ट लेस डेवलप्ड लाइब्रेरीज। जो लाइब्रेरीज अंडर डेवलपमेंट है या किसी को लाइब्रेरी एस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प चाहिए, तो उनको हेल्प करना। और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जैसे कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, डिस्कशन, वो सब करना। एक्टिविटीज में कॉन्फ्रेंस आ गया, जर्नल, न्यूज़लेटर छापना, जैसे इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का जर्नल भी आता है, न्यूज़लेटर भी आता है। कंसल्टेंसी, तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है, ज़रूरत होती है तो कंसल्टेशन के लिए बुलाते हैं, तो कंसल्टेंसी देना, हेल्प करना कि हाउ टू डेवलप, कैसे रूल बनाना है, कैसे लाइब्रेरी एस्टेब्लिश करनी है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे चेंज ओवर करें, कैसे आईसीटी बनाएं। आईसीटी भी पिछले 20-25 वर्षों से जब से डेवलपमेंट हुआ है, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना आवश्यक है। और प्रोफेशनल जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो अंडर डेवलप्ड इंस्टीट्यूशन या लाइब्रेरीज को हेल्प करते हैं। और जैसे गवर्नमेंट या दूसरी बॉडीज के बीच में लाइजनिंग करना, उनको बताना, प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज करना, प्रोजेक्ट्स लेना। अगर किसी कोई इंस्टीट्यूशन है, उसको लाइब्रेरी ऑटोमेट करनी है, उसको लाइब्रेरी में कुछ चेंज करना है क्लासिफिकेशंस की, तो प्रोजेक्ट्स एसोसिएशंस लेती है। और जो न्यू प्रोफेशनल्स होते हैं उनको जॉब मिल जाती है, और वो 1 साल का 2 साल का उस इंस्टीट्यूशन को का काम करते हैं। तो क्योंकि जो एसोसिएशन के लोग हैं वो सारे वेल क्वालिफाइड हैं, और जो न्यू एंट्रेंट्स हैं या जो अनएम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, उनको हेल्प हो जाती है और वो उनकी देख रेख में काम करते हैं। इंस्टीट्यूशन को ये लाभ होता है कि वो जो करना चाह रहे हैं वो कर पाते हैं। जो ये लाइब्रेरी में एसोसिएशंस हैं, इनमें मेंबर्स होते हैं। अगर हम जनरली देखें जो हमारे यहाँ है, तो हमारे यहाँ ऑर्डिनरी मेंबर होता है, लाइफ मेंबर होता है, इंस्टीट्यूशनल मेंबर होता है, और इवन जो लोग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको भी ये एसोसिएशंस मेंबरशिप देती हैं। जैसे ये हमारी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है,
इसकी वेबसाइट में बाद में आपको दिखा के डिटेल बताऊंगा कि कैसे कैसे है। बहुत सारी एसोसिएशन है, सारी एसोसिएशंस का इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कशन कर पाना भी संभव नहीं है थोड़े समय में। ऐसे ही आइसलिक है, ये देखो आइसलिक लाइब्रेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये कंसल्टेंसी इस तरह से देते भी हैं। जैसे अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ये इनके भी उसी तरह के उद्देश्य हैं। ये एक सिलिप करके है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की एसोसिएशन है। ये इफ्ला है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। ये मेंबरशिप का पेज है कि मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही? यस सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। अच्छा, हो सकता है वो बीच में हट गई हो। तो ये है ना इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, आइसलिक, सिलिप, ALA, सिलिप, ये इफ्ला। इफ्ला पे देखो मेंबरशिप है, कोई भी लेना चाहता है। ये इंटरनेशनल है तो इसकी फीस ज़्यादा होती है। मोस्टली इसमें एसोसिएशंस जो है ना इंटरनेशनल लेवल की वो लेते हैं। जैसे इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इफ्ला की मेंबर है। अगर आप इंडिविजुअली कोई लेना चाहता है वो भी ले सकता है। स्पेशल लाइब्रेरी SLA की भी ऐसे ही है, SLA की भी कोई मेंबरशिप ले सकता है। इसकी अराउंड 3000 पर ईयर पड़ती है। तो इंटरनेशनल लेवल पे वही लेंगे जिनको जो आवश्यकता है। इवन यू पीपल कैन टेक द मेंबरशिप ऑफ एनी ऑफ द एसोसिएशन। अगर हम देखें इसमें क्या नाम है, मैं आपको एक एसोसिएशन की कोई साइट दिखाता हूँ। ये ILAindia.net करके है, ILAindia.net, .co.in भी डाल सकते हैं। तो ये इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की वेबसाइट है। ये देखिए, मैं भी इसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और अगर आप इसकी कोई भी आप देखेंगे इंफॉर्मेशन, इसके नोटिस यहाँ होंगे, राइट। और इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो रनिंग पेज पे भी चलती रहती है। जैसे अभी एक इनकी एसोसिएशन की एक कॉन्फ्रेंस है नॉर्थ ईस्ट में 1, 2, 3 फरवरी 2024 को, उसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है उसको। ये अबाउट द एसोसिएशन अगर आप जानना चाह रहे हैं तो जान सकते हैं। लिस्ट ऑफ मेंबर्स, अगर कोई मेंबरशिप लेना चाहता है तो ऑनलाइन भी ले सकता है इस लिंक पे क्लिक करके, और ऑफलाइन है तो फॉर्म भर के फीस के साथ चेक लगा के अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो यहाँ जाके आप एक रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आपको ईमेल पे एक मेल आएगा और उसके बाद आप पेमेंट करके, अगर लाइफ मेंबरशिप लेनी है तो 1550 रुपये ऑनलाइन अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी डिटेल और जैसे इसके पब्लिकेशन है, जर्नल है, जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अभी फ़िलहाल जो मेंबर हैं उनके लिए ये जर्नल फ्री है। ये OJS का सिस्टम है, OJS से आप जा सकते हैं। जैसे इसका अगर ये आर्टिकल यहाँ देखना हो तो आर्टिकल पे फिर आपके लॉगिन ID मांगेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम है इसमें। आप इस तरह से इस एसोसिएशन के सारी कॉन्फ्रेंस कब कब हुई, क्या क्या अवार्ड देते हैं, क्या रोल है, क्या इवेंट्स हैं, क्विक लिंक्स हैं। और इसमें एक बार मैंने 2-3 साल पहले डलवाए थे आपके लेजिस्लेशन भी यहाँ डले होंगे किसी लिंक पे लाइब्रेरी के। कई बार ऐसा होता है कि वो लिंक
अपॉइंटमेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ILA रिप्रेजेंटेशन, वेबिनार, एक्रेडिशन, क्विक लिंक्स, ये है ना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स। तो यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी, तो इस तरह से एसोसिएशंस जो है काम करती हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ मिलना चाहिए, ये शायद हटा दिया, कुछ गड़बड़ है ना, पेज नॉट फाउंड, वहाँ से हटा दिया होगा। लिंक देने का ये दिक्कत रहती है, ये अगर वहाँ से उस वेबसाइट से किसी ने वो हटा दिया तो ये एसोसिएशन है। इसी तरह आइसलिक है, आइसलिक 1955 करके है। ये आइसलिक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। तो ये भी उसी तरह से, इसके अपने न्यूज़लेटर भी हैं, न्यूज़लेटर फ्री है, इनके वो हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, मेंबरशिप है, कितने मेंबर हैं, ऑर्डिनरी मेंबर, चेंज ऑफ स्टेटस, नोटिस, इलेक्शन, ब्लॉग्स, अवार्ड्स, फोटो। तो ये सारे क्या क्या पब्लिकेशंस निकालते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, गवर्निंग बोर्ड, एग्जीक्यूटिव कमेटी, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, राइट। ये देखो, ये इनका गवर्निंग बोर्ड है, राइट। तो ये हमने बात की लाइब्रेरी एसोसिएशंस की। आपको कुछ पूछना है तो आप बताइए इसके बारे में। सर इसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं सर? हाँ जी सर ये आइसलिक के सर क्या आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, कृष्ण जी, कृष्ण जी बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ सर आइसलिक के सर क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? आइसलिक को, सर आइसलिक के सर क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं सर? देखिए, जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं उसका जो हमने जो उद्देश्य डिस्कस करे थे उनमें पॉइंट आता है ग्रोथ, डेवलपमेंट, हेल्प द प्रोफेशनल्स, और जो न्यू डेवलपमेंट्स होते हैं उनको एकोमोडेट करना, प्रोफेशन और प्रोफेशनल्स के लिए एक जैसे ये बॉडी होती है ना यूनियन टाइप, ट्रेड यूनियन की तरह काम करना, और स्टेट और में जो जितने लेजिस्लेशन आते हैं उनमें हेल्प करना, गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करना, और जो 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 नियम कानून गवर्नमेंट से आते हैं उनको इंटरेक्शन करना, प्रोफेशन को आगे बढ़ाना, प्रोफेशन की इमेज को डेवलप करते हुए एडवोकेसी करना, ये सारे कलेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं सारी एसोसिएशंस के। जैसे अब लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एरिया में जब 1933 में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जब सबसे पहले बनी तो उसका मुख्य उद्देश्य था लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस मूवमेंट को इंडिया में आगे बढ़ाना। क्योंकि जब बनाई जाती है तब उद्देश्य जो होता है वो अलग हो सकता है, लेकिन लेटर ऑन उद्देश्य उसमें ऐड होते जाएंगे। इन जनरल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सारी लाइब्रेरी एसोसिएशंस के वो यही है कि प्रोफेशन की एडवोकेसी करना, प्रोफेशन में जितने डेवलपमेंट्स आते हैं उसकी अवेयरनेस कराना, लाइब्रेरीज को डेवलप करने में हेल्प करना, कोलैबोरेट करना, नेटवर्किंग करना, कोऑपरेट करना, उनके हितों के लिए काम करना, ठीक है ना। एथिक्स बनाना, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करना, पब्लिकेशन निकालना, न्यूज़लेटर निकालना। तो ये सब उद्देश्य जनरल उद्देश्य होते हैं सारी लाइब्रेरी एसोसिएशंस के, राइट। थैंक यू सर। और बताइए। आई थिंक कृष्ण जी मैंने आपके को बताने की कोशिश की, आपको समझ आ गया होगा। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ कोई बात नहीं। अभी जो है हमारी लास्ट यूनिट है, इसमें भी बहुत बड़ी यूनिट है ये,
ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो प्रोफेशन को, अब हमारे यहाँ हमारे प्रोफेशन को, हमारी गतिविधियों को, हमारे जो कार्य प्रणाली है, हमारा जो उद्देश्य है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को, उसको मीट आउट करने के लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें भी हेल्प करती हैं और हमारे जो कार्य हैं उनको भी सपोर्ट करती है। तो इसलिए उनके बारे में भी जानना हमें बहुत जरूरी है। जैसे यूनेस्को बॉडी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम सब जानते हैं। यूनेस्को के बारे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कब बनी, इसके मुख्य फंक्शन क्या थे, कि ये लेबोरेटरीज ऑफ आइडियाज एंड स्टैंडर्ड सेंटर टू फोर्ज यूनिवर्सल एग्रीमेंट ऑन एमर्जिंग एथिकल इश्यूज, ये सारे एरिया में काम करती है। ठीक है ना, ये सब हमने पढ़ा भी है और यहाँ पर भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर हमारा जो ध्यान होगा वो होगा हमारे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एरिया के जितने वेरिएबल्स हैं उसमें इन्होंने क्या काम किया यूनेस्को ने, राइट। अब जैसे हमें सबको पता है कि ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन करती है, 193 कंट्री जिसके मेंबर हैं, 6 एसोसिएट मेंबर्स हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। तो इन्होंने हमारे फील्ड में क्या किया, हमारा ध्यान मुख्यतः उन चीज़ों पे जाएगा। और यूनेस्को के बारे में इन जनरल हमने पहले भी अपने विषयों में अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा, और इसकी इन डिटेल्स के साथ हम बात करें तो इन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो एडॉप्ट किया 1994 में। देखो, अगर यूनाइटेड नेशन इसकी बात करें यूनेस्को की, तो दिल्ली में जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है 1951 में इन्होंने हमारे देश में ये दिल्ली में पब्लिक लाइब्रेरी खोलने के लिए एक प्रोजेक्ट की तरह बहुत पैसा दिया, तब हमारी DPL दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी स्टार्ट हुई। और अगर आपने पढ़ा हो तो 1960s में हमारे यहाँ लिटरेसी, क्योंकि तब हमारे देश को आज़ाद हुए 15 साल भी नहीं हुए थे, तो यूनेस्को ने हमारे यहाँ लिटरेसी के लिए अडल्ट एजुकेशन का जो प्रोग्राम आया था उसमें भी काफ़ी इन्होंने हेल्प किया, पैसा दिया। तो हमारे यहाँ जो अडल्ट एजुकेशन का प्रोजेक्ट था वो भी इनका ही था, यूनेस्को का। फिर दूध के बढ़ावे के लिए कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे इन्होंने किए। तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में इन्होंने 1994 में पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो अडॉप्ट किया, और पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को हमने लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के पॉइंट पे भी हमने उसके मुख्य बातें करी थी। तो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का मतलब यही है कि भी पब्लिक लाइब्रेरी की जो सेवाएं हैं ये होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसमें समाहित रहनी चाहिए। तो यूनेस्को ने एक पूरा मैनिफेस्टो दिया। इसी तरह उन्होंने स्कूल लाइब्रेरी पे भी एक मैनिफेस्टो दिया, अडॉप्ट किया, जो 1999 में किया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये करता रहा है। और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एरिया में क्या क्या पॉइंट करे हैं हम उन पर नज़र डालते हैं। इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं यूनेस्को की, उन एक्टिविटीज़ में जैसे हमने बताया कि ये अडॉप्ट करने का काम किया है इन्होंने। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की सेवाओं को बढ़ाने के लिए एजुकेशन और जितने दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनमें ये हेल्प करता है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप इसकी पुराने चीज़ें पढ़ोगे तो इन्होंने एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टू ऑल और कई तरह के प्रोजेक्ट्स चलाए जिससे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ताकि सभी को से सूचनाएं सही समय पे सही तरीके से मिल सके। इसके अलावा इन्होंने कम्युनिटी मल्टीमीडिया सेंटर्स, कम्युनिटी रेडियो का कॉन्सेप्ट भी लाए ताकि कम्युनिटी को अपडेट किया जा सके। जो कम्युनिटी रेडियो अब हमारे यहाँ भी जो रेडियोज़ हैं, तो आप देखोगे कम्युनिटी कॉलेजेस के भी हैं, आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी देखोगे, और आप इग्नू में भी देखोगे कि इग्नू के भी 24 चैनल हैं जिन पे वो अपनी ये सारी चीज़ें करते हैं। तो जो कम्युनिटी रेडियो का कॉन्सेप्ट ये लाए ताकि उस कम्युनिटी की जो सोशल और दूसरी तरह की ज़रूरतें हैं या इन्फॉर्मेशन के लिए इन्होंने कम्युनिटी रेडियो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। ई गवर्नेंस पे भी इन्होंने बहुत काम किया। अब हालांकि हमारे देश ने इसमें बहुत ही रिमार्केबल और एग्जाम्पलरी डेवलपमेंट और जो है प्रगति करी है, और अब तो हमें बहुत लोग फॉलो करने लगे। तो जितनी ई गवर्नेंस है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट टू द
इट्स सिटीजन थ्रू वेब पोर्टल्स। तो हमारे यहाँ बहुत सारी सर्विसेज, अप्लाई करो, सर्टिफिकेट वहीं मिल जाएगा, वो हो जाएगा, दूसरे तरह की सेवाएं। तो ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट भी यूनेस्को ने दिया, एंड वी आर डिस्कसिंग हियर बिकॉज इट इज आल्सो रिलेटेड टू लाइब्रेरीज एंड लाइब्रेरी यूजर्स। इसके अलावा CDS-IS-IS ये पर्टिकुलरली लाइब्रेरीज के लिए कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। CDS-IS-IS एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर 1980s में इन्होंने दिया, जिससे डेटाबेस बना के लाइब्रेरीज को ऑटोमेट, कंप्यूटराइज किया जा सके। और स्टार्टिंग में जो लाइब्रेरीज ऑटोमेशन की तरफ गई इंडिया में, उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को यूज किया। अब तो बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन डोमेन सॉफ्टवेयर, और अगर आप बात कहें तो आप अगर 88, 89, 90, 91, 92 में देखें तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, ये सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल था, और ये मेरे ख्याल 1000-1500 रुपये में मिलता था, और इस पे काम किया। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल का भी एक इन्होंने एक वो चलाया था प्रोग्राम, कि सबके लिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आप जानते होंगे प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, कि जितनी जितनी हेरिटेज साइट्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनको भी ये संजो के रखने के लिए काम करता है, पैसा भी देता है। हमारे यहाँ भी यूनेस्को ने ईयर मार्क करी बहुत सारी, अभी लेटेस्ट भी 2023 में 1-2 साइट्स हैं, अगर आप लोगों ने न्यूज़ पढ़े हो तो यूनेस्को ने कहा कि भाई ये कल्चरल हेरिटेज है, इसको बचा के रखो। और एनकरेज OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, कि जितने एजुकेशन के रिसोर्सेज हैं ये सब ओपन होने चाहिए, उस पर इनक्रेज करता है, ताकि जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, जो कंट्री के लोग हैं, इवन इंटरनेशनल लेवल पे जो फ्रीली अवेलेबल एजुकेशनल किताबें, डेटाबेस, लेक्चर्स हैं, वो सबको टाइमली और फ्रीली मिल सके। उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा यही होगा कि एक आदमी जिसके पास घर में प्रिंटेड बुक या दूसरी तरह की किताबें, रिसोर्सेज नहीं है, उसको फ्रीली n नंबर ऑफ रिसोर्सेज मिलेंगे, उससे उसकी एजुकेशनल लेवल, उसका स्टैंडर्ड, उसका माइंडसेट, उसको रिसोर्सेज फ्रीली मिलेंगे, एंड ओवरऑल इससे कम्युनिटी और कंट्री डेवलप होगी। जैसे आप देखोगे कि इग्नू ने अपने सारे रिसोर्सेज फ्रीली सबको दे रखे हैं, ठीक है। तो ये यूनेस्को के बारे में हमने थोड़ा सा मोटा मोटा डिस्कशन किया है, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन गो थ्रू द यूनेस्को वेबसाइट। और जो जितना मैंने डिस्कशन किया है, अगर उसमें से कोई आपको पूछना है तो आप साथ साथ भी पूछ सकते हैं, और इन द लेटर पार्ट आफ्टर कवरिंग दिस स्लाइड। इसके बाद जो नेशनल लेवल की अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, जो हमारी लाइब्रेरीज को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। हम यहाँ पर उन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज और लाइब्रेरीज इन पर्टिकुलर, उनको ग्रो करने के लिए उनकी एक्टिविटीज, उनकी सपोर्ट, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट हमें मिलती है। तो उसमें एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जैसे हम सब जानते हैं 1954-55 में एक्ट आया, 56 में पारित हुआ, और इसके आधार पर सारी यूनिवर्सिटीज़ डेवलप की जा रही हैं। आज तक भी जो यूनिवर्सिटी हैं उनको सबको रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से लेना होता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का मेन उद्देश्य है मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री, राइट। तो ये लाइब्रेरीज को कैसे हेल्प करती हैं? ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज को फाइनेंशियल एड देती हैं टू अपग्रेड द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, और अदर लाइब्रेरीज को ये हर साल ग्रांट नहीं देती, वो बीच बीच में कुछ कुछ ग्रांट देती हैं, जिनको नॉन रेकरिंग ग्रांट बोलते हैं। और इसके अलावा ये करिकुलम डेवलपमेंट कमेटीज बनाती हैं। CDC का मतलब है करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, LIS। तो हमारे सब्जेक्ट्स के लिए इन्होंने करिकुलम को डेवलप करने के लिए बार बार कमेटीज बनाई है। मैंने पीछे वाले उसमें बताया था कि जैसे करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी 2004 में प्रोफेसर करसीदप्पा के टाइम में बनी थी, एक 1980s में बनी थी, और एक अभी उन्होंने UGC ने जो करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया है UGC का, अभी आप UGC की साइट पे जाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो उसमें भी हमारे सब्जेक्ट के
उसको करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं, अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसकी लाइट वे में। इनफिलिपनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना करी इन्होंने, जो हमने इनफिलिपनेट पढ़ा भी था, जिसने सोल सॉफ्टवेयर बनाया और जो दूसरे तरह की शोध गंगोत्री वगैरह वगैरह सर्विसेज हैं वो सब यूजीसी ने एस्टेब्लिश किया। तो दिस इज इन पर्टिकुलर रेफरेंस टू लाइब्रेरीज, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क्स। वो एक लाइब्रेरीज का नेटवर्क है और लाइब्रेरीज के लिए सारी चीज़ें करता है, जिसका वो जो मेन सेंटर है अहमदाबाद में है। और ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के लिए काम करता है। और नेशनल रिव्यू कमेटी फॉर कॉलेज लाइब्रेरीज, टाइम टू टाइम ये एक कमेटी इन्होंने पहले बनाई थी कॉलेज लाइब्रेरीज को रिव्यू करने के लिए। लाइब्रेरीज में कितना स्टाफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या स्टाफिंग पैटर्न होना चाहिए, क्या स्केल्स होना चाहिए, वो सब ये डिसाइड करते हैं, राइट। और इसके 2-3 सेंटर्स हैं, जिसमें नेशनल सेंटर फॉर साइंस भी है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में है बेंगलोर में। सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ का जो सेंटर है वो महाराजा सियाजी राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा और SNDT यूनिवर्सिटी में है। तो ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे इसने एस्टेब्लिश किए हैं, जो सपोर्ट करते हैं लाइब्रेरीज एंड लाइब्रेरी प्रोफेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसकी एक्टिविटीज। ठीक है, इसके बाद जो बॉडी आती है वो बॉडी है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। RRLF, राजा, सेकंड R से राम मोहन, RAMMOHUN, राम मोहन। तो राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशन जो है लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट के लिए क्या काम करती है? ये बॉडी बनी 1972 में और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है और इसका मुख्य उद्देश्य है टू प्रमोट द पब्लिक लाइब्रेरीज इन द कंट्री। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरीज को डेवलप करने के लिए है और ये मोबाइल लाइब्रेरीज को असिस्ट करती है। जो मोबाइल लाइब्रेरीज हैं, जो गाड़ियों में इधर उधर जाके लाइब्रेरी सेवाएं देते हैं, उनको हेल्प करती है। जितनी NGOs हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ग्रांट देती है। इवन जो हमारी नेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वगैरह की, उनको भी पैसा देती हैं ताकि आपको ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि जब भी कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करोगे तो आपको पैसा चाहिए, पब्लिसिटी के लिए चाहिए। जिन एक्सपर्ट्स को बुलाओगे उनको आने जाने का किराया दोगे, वो करोगे। तो ग्रांट्स टू NGOs भी प्रोवाइड करता है और डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स में भी काम करता है। अगर आप RRLF की वेबसाइट देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो डिजिटल लाइब्रेरी के लिए भी जितना काम हो रहा है उसमें भी हेल्प करता है, पैसा लगाता है। स्किल डेवलपमेंट टू लाइब्रेरियंस के स्किल डेवलपमेंट के लिए भी वेरियस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है, पब्लिकेशंस निकालता है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स देता है और एक टैगोर फेलोशिप जो वेरियस सब्जेक्ट्स में दी जाती है। अभी भी एट प्रेजेंट भी हमारे लाइब्रेरी साइंस में 2 लोगों को मिला है अभी तक। टैगोर फेलोशिप में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर पॉइंट पे एक कोई स्टडी करते हैं और उसका पैसा और उसकी हेल्प RRLF देता है। तो प्रोफेसर PB मंगला, आपने नाम सुना होगा, 2014 में उनको टैगोर फेलोशिप मिली थी। उन्होंने पब्लिक लाइब्रेरीज इन दिल्ली एंड अदर एरियाज पर काम किया था और वो प्रोजेक्ट RRLF ने सपोर्ट किया था। और अभी भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, टैगोर फेलोशिप दे रखी है प्रोफेसर RK चड्ढा, रविंद्र कुमार चड्ढा जी हैं, जयपुर में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। पहले वो पार्लियामेंट लाइब्रेरी में जो सेक्रेटरी थे, उनको दी हुई है। तो RRLF भी हमारे डेवलपमेंट के लिए
काम करती है, लाइब्रेरीज को डेवलप करने के लिए काम करती है, ग्रांट्स देती है, पब्लिसाइज करती है, डिस्कशन करती है। और अभी अगर आप लोगों को ध्यान हो तो अक्टूबर में 4-5 अक्टूबर को ये जो मोदी जी ने उद्घाटन करा था प्रगति मैदान में, कौन सा वो है मंडपम करके, उसमें 2 दिन का लाइब्रेरी पे प्रोग्राम हुआ था नेशनल लेवल पे, राष्ट्रपति महोदया ने उसका उद्घाटन किया था। तो वो RRLF और NBT ने ही ऑर्गेनाइज किया था। तो ये लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारी बॉडीज हैं, यूनिसिस्ट है, एग्रिस है, वेब एग्रिस है, ये भी इंटरनेशनल लेवल पे लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो इनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं अपने उसमें। नेशनल लेवल पे और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें एक नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स थे, निशात, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 1977 में बना था और ये अभी 5 ईयर प्लान्स के अंदर बना था, अभी फंक्शनल नहीं है। इन्होंने क्या किया था कि जो वेरियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें लेदर का और जो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, केमिकल का, है ना, वो इस तरह के जितने ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको फंडिंग करके उन लेबोरेटरीज को, लाइब्रेरीज को डेवलप करने के लिए इन्होंने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, करंट अवेयरनेस सर्विस, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ सर्विस, फोटोकॉपीज और सेक्टरल सेंटर्स, जो मैंने बताया ना, जो इन्होंने सेक्टरल सेंटर्स बनाए। जैसे लेदर का कहाँ, शायद एक यूपी में है, केमिकल लेबोरेटरी का पुणे में है, आप इनकी लिस्टिंग आपकी उसमें दी होगी, वो सारे इन्होंने। जी बताएं। सर ये CS और SBI में क्या अंतर है सर? जी सर साफ आवाज नहीं आई है, फिर बोलो। सर CAS और SBI में क्या अंतर है सर? हाँ, करंट अवेयरनेस सर्विस और सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में ये डिफरेंस है। जो जैसे एक लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी में जितने भी जर्नल और करंट कंटेंट अभी ऐड हुए हैं 15 दिन में, महीने में, एक पॉलिसी बना लेते हैं। तो वो जितने जर्नल्स आए उनका फर्स्ट पेज और जो लेटेस्ट किताबें, इंफॉर्मेशन, डेटाबेसेस, ई रिसोर्सेज ऐड हुए, उनकी एक लिस्टिंग करके अपने सारे यूजर्स को भेज देते हैं। करंट अवेयरनेस सर्विस, जैसे इसके नाम से पता लगता है कि करंटली हमारे पास क्या आया है, उसकी अवेयरनेस के लिए हम सबको भेज देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं। सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या है कि आप पर्टिकुलरली आए और आपने बताया, मुझसे कहा कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए, लाइब्रेरीज के लिए किस किस बॉडी ने कब कब क्या क्या काम किया है, तो हम उसको जो है तैयार करेंगे लाइब्रेरी में और आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि आपने सेलेक्टिवली बोला कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन करंट भी होगी और रेट्रोस्पेक्टिव भी होगी, और करंट इंफॉर्मेशन सिर्फ करंट होगी, राइट। फोटोकॉपीज, आपको कोई इंफॉर्मेशन की फोटोकॉपी चाहिए तो फोटोकॉपी प्रोवाइड करेंगे। सेक्टरल सेंटर्स, जैसे मैंने बताया, उन्होंने 12-13 सेंटर्स बनाए थे जो केमिकल के लिए, लेदर के लिए और दूसरे एरिया के लिए, उसके लिए उन्होंने हेल्प किया। किसने? निशात ने, जो 1977 में बना था। हाँ जी बताएं, आपने फिर हैंड रेज किया है, बोले सर। नो सर। किशन जी आपने हाथ उठाया है। सर एक गलती से हो गया होगा सर। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये निशात है, और निशात के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर उसमें हम देखें तो निस्केयर है एक, और इसका नाम अभी अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, निस्पर, NISCPR कुछ करके निस्पर बना है। ये पहले इंसडोक होता था, इंडियन नेशनल साइंटिफिक एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। फिर ये 2002 में इसका नाम हो गया निस्केयर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, निस्केयर। और ये निस्केयर कैसे हेल्प करता है? इसके यहाँ एक तो नेशनल साइंस लाइब्रेरी है, जो इंडिया की नेशनल साइंस लाइब्रेरी है, और एक नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी है। वो
इसको मेंटेन करता है। ये कटवारिया सराय के पास है, सत्संग विहार मार्ग पे, इस डॉग के नाम से ज़्यादा मशहूर है, वहाँ इसका सेंटर है। और एक ये पूसा के पास भी है। और ये मतलब एक अम्ब्रेला बॉडी बना दिया निस्केयर निस्पर, पहले ये अलग अलग बॉडी थी। तो नेशनल साइंस लाइब्रेरी की जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो इसके अंडर आ गई। साइंस की लाइब्रेरी के अलावा ISSN, आप जानते हैं ISSN क्या होता है? थोड़ा बताओ जरा, 2 मिनट मुझे ब्रेक मिलेगा। किसी को पता है ISSN क्या होता है? अब तो आप जान गए होंगे, नहीं जाने? भाई थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करो, वरना तो ये छोटी छोटी चीजें तो मेरे ख्याल बीच में मैंने भी बताई है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, जितने जर्नल पब्लिश होते हैं उनको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, और वो यूनिक नंबर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर के नाम से जाना जाता है। और ये ISSN इंडिया में निस्केयर देता है, राइट। और ये जहां मैंने जैसे बताया सत्संग विहार मार्ग, कटवारिया सराय, JNU के पीछे, IIT के पीछे की तरफ है। तो ISSN प्रोवाइड करता है HRD ट्रेनिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग। आप जैसे लोग भी, अब जैसे ये आपने बैचलर कर लिया, आप देखेंगे ये थोड़े पैसे लेते हैं, 10-12 हज़ार रुपए, और ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एरिया में। कोहा पे करा दिया, डी स्पेस पे करा दिया, ऑटोमेशन पे करा दिया, और ये बॉडी इसके सर्टिफिकेट वैलिड है। हम लोग भी करके आते हैं। मैं भी कोहा इस यहाँ से इसका डी स्पेस का ट्रेनिंग मैंने 2017 नहीं, 2014-15 में की थी मैंने, हाँ ठीक है। तो ये इस तरह के प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कराता है। एक डेसीडोक है, डिफेंस साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ये जो है मेटकाफ हाउस, जो ओल्ड सेक्रेटरीट है, ओल्ड सेक्रेटरीट के पास ये इसका ऑफिस है। ये डिफेंस का है, जैसे इसके नाम से ही पता लगता है, डेसीडोक, डिफेंस साइंस साइंटिफिक एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा काम होता है। तो ये भी लाइब्रेरीज के फील्ड में जर्नल निकालता है, एक डेसीडोक जर्नल भी इसका आता है। आप वो फ्रीली ऑनलाइन अवेलेबल है, देख सकते हैं। तो और इसकी डिटेल्स कैसे एस्टेब्लिश हुआ, क्या क्या है, वो सब आप देख सकते हैं। तो ये कुछ डिस्कशन हमने करा कि जो वेरियस नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी प्रोफेशन पे काम करती हैं। ठीक है जी, अब बताइए जी, आप लोगों को कुछ और कोई क्वेरी है, कुछ आप लोग बताना चाहते हो, उससे मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी, मुझे पता लगेगा कि न्यू एंट्रेंस की क्या उत्सुकता होती है। तो आप लोग बता सकते हैं, या कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। फिर मेरे ख्याल आपकी ग्रुप में धर्म जी ने डाला होगा, आपकी जो अगली क्लास होगी, आई थिंक वो क्लास जो है वो शायद दूसरे लिंक पे होगी, शायद कुछ कुछ पुराने बच्चों का कोई प्रोग्राम, कोई प्रैक्टिकल है, तो वो शायद इस लिंक पे कराना चाह रहे थे, जैसा धर्म कुमार जी ने मुझे बताया। तो आप लोग बता सकते हैं एनीथिंग, इफ यू वांट टू से, यू वांट टू ऐड और डिस्कस, कोई क्वेरी तो आप बताइए, और फिर हम। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, क्रिप्टो आर्ट राजा राम राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ISBN नंबर भी प्रोवाइड करवाती है सर? नहीं 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 नहीं, ISBN वो नहीं प्रोवाइड कराती, कंफ्यूज मत होना। एक जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसकी एक एजेंसी है, उसका नाम राजा राम मोहन रॉय एजेंसी फॉर ISBN है, और वो RRLF के अंडर नहीं है, ये ध्यान रखना। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन इज डिफरेंट, कोइंसिडेंटली नेम इज देयर राजा राम मोहन राय एजेंसी फॉर ISBN, लेकिन वो एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करती है, जबकि फाउंडेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है।
ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आता होगा, जब आएगा आप आगे एग्जाम दोगे उसके लिए। तो ये कंफ्यूज मत होना, ISBN देने वाली बॉडी RRLF नहीं है, करेक्ट? ओके सर। वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर एक एजेंसी है, और आजकल ISBN भी ऑनलाइन मिलता है, ISSN भी ऑनलाइन मिलता है। अगर आप उसको चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि वो किसके अंडर है ना? जी सर। हाँ जी, और बताएं। और कोई कुछ पूछना चाहता हो, बताना चाहता हो? एनीवन? या फिर क्लोज करें? जी सर। ये जी सर, मैं दिखाता हूँ। आपने क्वेश्चन किया था ना ISBN का? यस सर, यस सर। आपका अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो नाम सेम होने की वजह से। देखो मैंने स्क्रीन शेयर की है। राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? ये यस। एक अलग बॉडी है। हाउ टू अप्लाई, रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, ये सब एप्लीकेशन कैसे करना, ISBN अलॉटेड अब तक कितने अलॉट किए हैं, ये सब डिटेल इस पे मिलेंगे। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जो है कितने डिजिट का होगा, 13 डिजिट का होगा, कैसे कैसे होगा, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। वैसे आपकी मटेरियल में भी दिया है वो 13 डिजिट का, क्या बोलते हैं उसको, सर मैंने नोट्स बना रखा हूँ सर उसका इसके। बाइफरकेशन है ना, उसका बाइफरकेशन उन्होंने दिया हुआ। और RRLF देखो, मैं RRLF दिखाता हूँ आपको। जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है वो अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना? जो हम बात कर रहे थे, ये किस किस, देखो पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम को कैसे हेल्प करता है ना? ये सर्विसेज हैं, एक्टिविटीज हैं, इन सबको आप बड़े आराम से जब भी लेजरली टाइम में हो तो आप इनकी वेबसाइट्स को ऐसे अगर आप चेक करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट? ओके सर, थैंक यू सर। और बताएंगे? ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। तो फिर अब हम जो है ये कथा, ये हम सेशंस पूरे अब बंद हो गए हैं मेरी तरफ से। और अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के लिए धर्म कुमार जी आपके पास होंगे, और अगली जो शायद आपकी क्लास है वो शायद दूसरे लिंक से होगी, या जो भी होगा आप अपने ग्रुप में देखें, धर्म जी वहाँ इंफॉर्मेशन डालेंगे, राइट? प्रैक्टिकल सर। हाँ जी, सर प्रैक्टिकल इसी लिंक पे होगा सर? आप प्रैक्टिकल के लिए आए हैं? यस सर। हाँ, प्रैक्टिकल इसी लिंक पे होगा, ओके ठीक सर। है ना? जो Yes, बाकी बच्चे छोड़ सकते हैं इसको, मैं आप लोगों को ज्वाइन करा देता हूँ। जो प्रैक्टिकल लेने वाले हैं वो जो है सब इसी ग्रुप में है। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, कल वाइवा किसी रीजन से नहीं हो पाया था सर मेरा, तो आज सर हो जाएगा सर ना? वो आप धर्म जी आएंगे, धर्म जी से बात करना। मैं धर्म जी के लिंक से अभी पहले क्लास ले रहा था, अच्छा तो अच्छा आप लोग मीटिंग में रुके, मैं लीव कर रहा हूँ। वो जो आपका वाइवा लेने वाले होंगे ना, वो एक्सपर्ट इसमें ज्वाइन करेंगे अभी थोड़ी देर में, ओके राइट? हाँ, ओके। तो तब वो आपको बता पाएंगे, ठीक है? प्रैक्टिकल कब से सर वैसे? 11 से 1 के बीच में होगा भाई। ठीक है भाई। आप लोग मीटिंग में ही रहे, मैं लीव कर रहा हूँ। वो आपको जो है ना
ज्वाइन करा देंगे सर। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, सारे लोग हैं जिनका पहले छूट गया था किसी न किसी ईयर का। सर इसी बैच पे छूटा है, इसी ईयर का। हाँ, इस बैच में भी जैसे 7-8 लोग नए भी होंगे। बाकी लोग जो बैच रखा है 11 से 1 वाला, वो सभी उन लोगों के लिए है जो लोग जिनका पहले एडमिशन हुआ या नहीं कर पाए किसी तरह से 2 to 9 का प्रैक्टिकल था। ठीक है, तो सारे लोगों को यही इसी सेशन में करना है। 15 से 20 लोग हैं। ठीक है, तो अभी सर जो है आपके डॉक्टर वन चौबे लॉग इन करेंगे और फिर आपको वाइवा शुरू कराएंगे। ठीक है, तब तक एक बार देख लीजिए जो आपने पढ़ा है, जो कैसे आपने देना है वाइवा, जो नोट्स हैं आपके पास में उनको देख लीजिए। कल 2 दिन से हो रहा है लगातार, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनको एक बार देख लीजिए। नॉर्मली वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। रिपीट मतलब होते हैं कि उन्हीं से क्वेश्चंस निकल के पूछे जाते हैं, कंटेंट वही है। ठीक है, तो नहीं अभी बेटा आज क्लास नहीं करेंगे। आज का क्लास जो है अगले किसी सैटरडे संडे में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब 2 to 3 रह गया। 2 to 4 तो ये सब प्रैक्टिकल ले ही रहे हैं, वाइवा में है, वो पार्ट है उसका। ये भी क्लास का ही पार्ट है क्योंकि इसमें पढ़ा के और आपका इवैल्यूएशन करके नंबर भेजने होते हैं। तो ये 3 दिन जो दिए हैं आपको 6 सेशन, बेसिकली क्लास का ही पार्ट है। ठीक है, तब तक देख लीजिए जब तक सर आ रहे हैं, 5-7 मिनट लगेंगे उनको। ठीक है, और चिंता मत करिए, सब लोग जो है जो पूछा बताइए। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, उनको कह दीजिए सर नहीं पढ़ पाए या कोई बात है। ठीक है, ज़्यादा घबराने की और उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, जिनका हो गया है वो जा सकते हैं क्योंकि अभी इस सेशन में केवल प्रैक्टिकल और वाइवा वाला करेंगे, वाइवा लेंगे सबका। तो जिनका वाइवा हो चुका है वो इसमें ना रहें क्योंकि क्लास नहीं होगी अभी। मैं अभी सिन्हा साहब को मना कर देता हूँ, जगदीश जी को, कि क्लास नहीं करेंगे वो। ठीक है, हाँ, ये और 3 वाली 2 to 3 वाली भी जो नीतिका जी की है वो भी नहीं है। तो जिनका हो चुका है वो लॉग आउट कर दें, बाकी लोग रहें जिनका वाइवा है वो लॉग आउट ना करें। मैं 2 to 4 के प्रैक्टिकल के क्वेश्चन, वाइवा क्वेश्चन निकाल। मिलन सर आवाज क्लियर आ रही है? सर आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, आ रही है ब्रो, आवाज क्लियर आ रही है। ओके ब्रो।
हेलो डॉक्टर धर्म कुमार, धर्म जी। यस सर। सर नमस्कार सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, स्टार्ट रंजीत किया बोल रहा जाए। हूं। यस सर। जी करें, शुरू करना चाहते हैं तो करें। और जो लास्ट में जो इस फर्स्ट बेटा आवाज सेकंड कम में कर। जो रेगुलर वाले हैं, जो कल और परसों नहीं थे, उनका एकदम लास्ट में अगर कोई आएगा तो उनका लास्ट में हम करेंगे, तो बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। जिनका इसमें नाम है आज के वाइवा में वही आएगा, और बाकी लोग अभी लेफ्ट कर सकते हैं क्योंकि उनका बाद में देखेंगे हम। तो हम स्टार्ट पहले करते हैं। चौधरी जी, हाँ सर ऐसा करिए पहले कि जो आपके पास लिस्ट है, जो 8 बच्चे हमने रखे हैं लिस्ट में, पहले उनको ले लीजिए। उसके बिल्कुल, बाद बिल्कुल। फिर जो लिस्ट में नहीं है, जो हमने, क्योंकि सबको इसी बैच में रखना है हमने, तो उनको ले लीजिए। ठीक है, और फिर वो अपना नाम और वो बताएंगे, एनरोलमेंट नंबर, और वो सारा नोट करके उनका अच्छा, हो कुछ जाएगा। तो ऐसे जितने लोग भी प्रीवियस हैं जो बैचेस के, लिस्ट में नहीं है। हाँ हाँ, वो इस बैच में वही वो लोग हैं ज्यादातर। सिर्फ 8 लोग ऐसे हैं जो लिस्ट में हैं, बाकी लोग सारे वैसे ही हैं जो लिस्ट में नहीं है। ठीक नहीं, है सर। आपने तो लिस्ट जो दी है 121 से लेके नहीं 158 तक। नहीं, 58 वाली नहीं है सर, 121 से लेके 30 तक या 158 तक दी है आपने। 158। हाँ नहीं सर, शाम के बैच के भी होंगे, उसको ध्यान से देखिए सर। हाँ, तो शाम के बैच के, सुबह के बैच के, दोनों, मतलब आज के। नहीं सर, इसमें जो 11 से 1 वाले में सिर्फ 8 बच्चे वो हैं जो रेगुलर वाले, जो हमारे लिस्ट में है, और बाकी के जो स्लॉट है वो इसीलिए दिया है कि जो प्रीवियस बैचेस में छूट गए थे, उनके जो है उनका करना है। पता नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है आपके लिस्ट में। ठीक है सर। ठीक है, बैच दिया हुआ है, 5th बैच है जो 30 तक है। 30 के बाद फिर 6th बैच आपने लिखा है। हाँ, तो 30 तक मतलब 21 से 30 कितने हुए? 15 से 20 बच्चे। 21 से 30 तो हाँ, 9 10 हुए। बच्चे बस। 9 10 10 हुए 10। हाँ, तो 10 वो, और बाकी जो लेफ्ट ओवर जो पुराने हमारे बैचेस के हैं वो सारे लोग, ये और बाकी के 6th जो बैच रिमेनिंग दिया हुआ है। 6th आपका पुराना बैच है। नहीं, 6th वाला नया बैच है, ये जो नए वाले बच्चे वही है, लेकिन 5th बैच में 10 बच्चे नए हैं और बाकी सब पुराने हैं। ठीक ठीक ठीक। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं। लव यादव पहले हैं। लव यादव हैं। लव यादव कोई है? दूसरा नाम है रंजीत। यस सर। उसके बाद है दीपक यादव। यस सर, रंजीत बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अपना आप आई कार्ड दिखाइए और थोड़ा ऊपर करिए, ऊपर ऊपर। रोल नंबर बताइए। 2301779435। आप किस बैच के हैं? इसी बैच के करेंट? यस सर, इसी बैच का हूँ सर मैं। आपने क्लास ली है? नहीं सर, मैं ले नहीं पाया सर, मैं नेवी में कोई जॉब क्लास करता नहीं लिया? नहीं लिया सर। घर पे पढ़ाई किए? सर पढ़ा हूँ सर। क्या पढ़े हैं? 224 229 क्या पढ़े? नेटवर्किंग पढ़ा है, ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, डिजिटल लाइब्रेरी कैसे करते हैं, सब थोड़ा कुछ पढ़ा थोड़ा। यस सर, सब कुछ पढ़ा है। पढ़ा है सर, मतलब वो पूरा डीप में तो नहीं गया हूँ, बट पढ़ा हूँ सर। अच्छा, हेलो सर, मैं 1 सेकंड के, सॉरी जी। हाँ हाँ, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ बच्चों से, जो ज्यादा जो लॉगिन है वो वही लोग लॉगिन करें जिनका वाइवा है। जो क्लास के लिए लॉगिन करें, बेटा क्लास के लिए लॉगिन ना करो, क्योंकि 222 और 223 की क्लास आपको
अगले सैटरडे संडे में कभी एडजस्ट करा देंगे, ठीक है। तो जो बच्चे क्लास के लिए लॉगिन किया है प्लीज, है आज क्लास नहीं करेंगे, जो वाइवा है जिनका वही लोग लॉगिन रहेंगे, ठीक है। हाँ, कर दीजिए सर, कंटिन्यू कर दीजिए। तो आप बताइए हमको 2 to 4 में हम दोनों वाइवा होगा, ये 2 to 4 और 2 to 9 दोनों का वाइवा है। पहले मैं 2 to 4 से स्टार्ट करूंगा, फिर 2 to 9 का क्वेश्चन पूछूंगा। यस सर। आप बताइए आईपी एड्रेस क्या होता है? सर एक ये आईपी एड्रेस होता है सर, एक यूनिक नंबर दिया जाता है। क्या नाम है आईपी को? आईपी का क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म बताओ आईपी का। सर आईपी को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं वैसे ही इंटरनेट पे ही प्रोटोकॉल यूज करते हैं। जैसे कौन सा डाटा किस बिट में कहाँ किस में ट्रांसफर होना चाहिए वो डिसाइड करता है सर, ये उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं। इसमें PV4 और PV6 क्या होता है? सर इसमें PV4 PV6 होता है। जैसे PV4 है, IPv4 बोलते हैं इसको, बोलते हैं जैसे 32 बिट्स यूज करते हैं। और जो IPv6 होता है उसमें हम लोग करते हैं 128 बिट यूज करते हैं। और इसमें जैसे 28 बिट वाला है, 32 बिट वाला है, उसमें कितना होता है 2 to the power 32 यूजर्स एट अप्रोक्सीमेट 4 बिलियन यूजर्स को हम लोग यूज करते हैं, मतलब होस्ट यूज कर सकते हैं। और इसमें 256 into 10 to the power 36 बिट्स हम यूजर्स ऐड कर सकते हैं सर, एड्रेसेस कर सकते हैं सर। आप बताइए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंस है? सर हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, लाइक सर सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, उसके अंदर जो कार्ड्स वगैरह है, मदरबोर्ड वगैरह है, इसको बोलते हैं सर हार्डवेयर, जो भी कीबोर्ड माउस वगैरह। और जो सॉफ्टवेयर है वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम से सर जो उसमें यूज होता है, जो कि इस हार्डवेयर को, जितने हार्डवेयर हैं इनको वो मैनेज करता है सर कि कैसे किसको यूज करना है सर। आपको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, कोई ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। हाँ सर, कोहा है सर, ओपन सोर्स कोहा है। मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, 2 to 4 की बात कर रहा हूँ। 2 to 4 में कोहा कहाँ से आ गया? सॉरी सर, इसमें लिब्रे ऑफिस है। कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में? कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं सर? 2 तरह का होता है सर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नाम बताइए सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ओपन सोर्स सिस्टम उबंटू सर। उबंटू का कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए? लिनक्स सर, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है सर वो। यूनिक्स जानते हैं? यूनिक्स क्या होता है सर? लिनक्स एक ओपन सोर्स है सर, लिनक्स ओपन सोर्स। जानते हैं? यूनिक्स सर ये भी सर सेम है सर, बट इसमें क्या है कि ये क्लोज सोर्स है सर। इसके लिए जो सोर्स कोड है हमें प्रोवाइड करता है, बट पेड होता है सर, ये ओपन नहीं है सर ये। आप नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? सर नेटवर्क टोपोलॉजी है कि कैसे हम कंप्यूटर्स को या नोड्स को एक नेटवर्क में बांधे, किस लेआउट में लगाएं, उसको बोलते हैं सर नेटवर्क टोपोलॉजी सर। कितने तरह का होता है? सॉरी सर, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। सर इसके 6 टाइप है सर। जैसे बस टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये सर, और मैश टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? सर रिंग टोपोलॉजी होता है सभी नोड्स और या सभी कंप्यूटर नेटवर्क्स एक दूसरे से सीक्वेंशियल मैनर में होते हैं, और एक नोड 2 नोड से कनेक्टेड होता है आगे पीछे से। और डाटा जो होता है ट्रांसफर होता है, ये इसमें एक डाटा जो भेजते हैं हम लोग स्पेसिफिक नोड्स के लिए भेजते हैं, जो कि मूव होता है एक डायरेक्शन में, ओनली वन डायरेक्शन में। और जिसके नोड का होता है डायरेक्ट, वो जो नोड है उसको सेंस करता है ये मेरा नहीं है, फिर आगे भेजता है, और जिसका होता है वो उसको रिसीव कर लेता है सर। इसके माइनस पॉइंट क्या है रिंग टोपोलॉजी के? क्या सर? रिंग टोपोलॉजी का माइनस पॉइंट ये है सर, अगर एक नेटवर्क खराब हुआ तो पूरा नेटवर्क सर फेल हो जाता है सर। आप नेटवर्क हार्डवेयर बताइए क्या क्या होते हैं? सर नेटवर्क हार्डवेयर में सर हम लोग यूज करते हैं सर, रूटर्स यूज करते हैं। रूटर्स होता है स्विचेस, हब्स, केबल्स। राउटर और स्विच में क्या अंतर है? क्या सर? राउटर और स्विच। सर स्विचेस होते हैं जो कि 2 नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए होते हैं, कनेक्शन प्रोसेस पर्पस के लिए होता है। और जो रूटर है वो सर क्या करता है, 2 लैन या 2 वैन को कनेक्ट करता है,
और ये स्विचेस को कनेक्ट करता है सर, वेरियस स्विचेस को कनेक्ट करता है सर, रूटर्स। आप लिब्रे ऑफिस के बारे में क्या जानते हैं? सर लिब्रे ऑफिस सर सर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग, जैसे हम लोग सर माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं ना सर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, उसी तरह लिब्रे ऑफिस है सर, जो ऑफिस के जो काम करते हैं उसको करता है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस है। जैसे हम लोग वर्ड को माइक्रो प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर को बोलते हैं इसमें राइटर, और एक्सेल जो है, एक्सेल जो हम लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं उसको उसमें कैल्क बोलते हैं, CALC, कैल्क करके इसको यूज करते हैं। कुछ फीचर्स अलग है इसके। सेम अपना जो वर्ड है, PPT है, PPT को इसमें इम्प्रेस बोलते हैं, और PPT को इम्प्रेस बोलते हैं, और जो जैसे फॉर्मूला वगैरह है उसको मैथ्स बोलते हैं, और जैसे ग्राफिक्स वगैरह यूज करते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स वगैरह यूज करते हैं उसको हम लोग ड्रॉ बोलते हैं, और जो डाटाबेस को मैनेज करते हैं उसको हम डाटाबेस बोलते हैं कंप्यूटर में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह में इसे बोलते हैं हम लोग, डाटाबेस को बोलते हैं ओनली बेस। तो इस टाइप से ज्यादा अंदर नहीं घुसा हूं सर मैं, इतना ही पता है सर इसके बारे में, तो जो बेसिक है सर। आप 2 to 9 में अब बताइए लाइब्रेरी ऑटोमेशन से क्या समझते हैं? सर लाइब्रेरी ऑटोमेशन होता है कि किसी भी लाइब्रेरी को ऑटोमेट करना, मतलब कंप्यूटराइज कर देना उसको। जैसे पहले जो लाइब्रेरी हमारे पास थे जो डिजिटाइज फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में थे, रिटर्न फॉर्म में, उसको ऑटोमाइज कर दिया हम कंप्यूटर के यूज से। जितने भी उसके डे टू डे सर्विसिंग, डे टू डे उसका फंक्शनिंग है, उसको हम लोग ऑटोमाइज कर देते हैं कंप्यूटर के यूज से। जैसे उसको डाटा कलेक्शन, बुक्स इशू करना, ये करना, उसको हम लोग डिजिटाइज फॉर्म में कर देते हैं, एक्चुअली ऑटोमेट कर देते हैं। ऑटोमेशन और डिजिटाइज आप करें, डिजिटाइज कर देते हैं। डिजिटाइज क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है, ये तो अलग अलग है। यस सर, अलग अलग है सर ये। तो फिर दोनों का। यस सर। तो ऑटोमेशन, अगर हमको ऑटोमेशन करना है तो हमको क्या क्या चाहिए? हमको लाइब्रेरी का ऑटोमेशन करना है, क्या चाहिए हमको? सर हमें जैसे लाइब्रेरी का ऑटोमेशन करना है तो हमें सबसे पहले उसको ऑटोमेशन करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए सर। कौन सा सॉफ्टवेयर? सर लाइब्रेरी ऑटोमेशन करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर है सर, जैसे अपना डी स्पेस हो गया, ई प्रिंट, कोहा। लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए सॉफ्टवेयर है, ये सब लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए सर ये मैं ऑटोमेशन पूछ रहा हूँ। लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए सॉफ्टवेयर। सोल सर एग्जैक्टली आई डोंट नो सर, एक्चुअली इसके बारे में ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर नहीं पता सर मुझे। ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन है सर यूज ऑफ कंप्यूटर। नहीं, यूज ऑफ कंप्यूटर वो तो ठीक है, यूज ऑफ कंप्यूटर,